वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पढ़ा है डाइजेशन, देन हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। और आज ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारी क्लास है एक्सक्रीशन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती हैं, ये आप सब जानते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस का पार्ट है। ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस जब हमारी बॉडी में होती हैं तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत सारे वेस्टेज प्रोडक्ट बनते हैं। जो यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं उनका तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है। बॉडी में जो यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं उसका यूज हमारी बॉडी कर लेती है किसके अंदर? ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर और एनर्जी फॉर्मेशन। लेकिन बहुत सारे वेस्टेज प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको भी रिमूव आउट करना जरूरी है बॉडी से। जब ये पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो हमारी बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। अब देखिए अमोनिया हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है, यहाँ तक कि हमारे वॉशरूम क्लीनर के अंदर अमोनिया का यूज किया जाता है, हार्पिक और इन सब के अंदर। अगर ये आपकी बॉडी में थोड़े टाइम के लिए रहेगा तो हमारी सेल डैमेज हो जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, या कहूँ सेल जो है वो अपना वर्किंग नहीं कर पाएंगी। इसलिए इस अमोनिया को सबसे पहले हमारे बॉडी का एक ऑर्गन जिसका नाम है लीवर, आप सब जानते हैं लीवर क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। लीवर हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो अपने अंदर से बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में टेक पार्ट करता है। तो लीवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये लीवर क्या करता है बेटा, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उस टाइम हमारी बॉडी में वेस्टेज अमोनिया बनता है। अमोनिया एक बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, इसलिए अमोनिया हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, नहीं तो बॉडी की सेल जो है उनके वर्किंग में प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम आपका लीवर करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूरिया एक हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यूरिया जो है अमोनिया के कंपैरिजन में लेस हार्मफुल प्रोडक्ट है। और इस यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसलिए हमारे बॉडी का पूरा ब्लड लगभग 60 टाइम किडनी के अंदर सर्कुलेट होता है। और 60 टाइम सर्कुलेट होने के बाद किडनी उस ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देती है और इस तरह से प्योर ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है और जो वेस्टेज होता है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब आपके मन में बात आएगी, मैम ऐसा किडनी में है क्या जो किडनी इतने अच्छे से फिल्टर करती है? तो देखिए बेटा, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है जिससे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो आपसे कोई पूछे कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या होती है तो आप कहेंगे नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और ये पूरे के पूरे ब्लड को फिल्ट्रेट करती है ताकि हमारे ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूव आउट हो सके। तो ये आपको नेफ्रॉन जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? देखिए, दिस इज द किडनी, ये आपको एक किडनी विजिबल है। इस किडनी के बेटा जनरली अगर मैं बात करूं, हमारी किडनी के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज द किडनी, हमारे अंदर 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होती है। इस किडनी के यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ से कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किडनी के अंदर कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऑप्शन दे कि 10, 20, 1000 या 1 मिलियन। तो देखिए बेटा, हमारे किडनी में एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और 1 मिलियन नेफ्रॉन इतना बड़ा साइज होता है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम सारे नेफ्रॉन को आपस में जोड़ें तो लगभग 16 किलोमीटर लंबी एक ट्यूब स्ट्रक्चर बन जाती है।
अब आप सोचो आपकी बॉडी में लगभग 15 से 16 किलोमीटर लंबी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो तो हमारी बॉडी में कैसे अरेंज होगी। इसलिए किडनी के अंदर ये सारे ट्यूब बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। एक छोटी सी किडनी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपस में कॉम्पैक्ट होती हैं, एज आप कह सकते हैं गुच्छे की तरह स्टिक होती है और हमारी पूरी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। एक जनरली एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आता है कि जो ये किडनी होती है इसके अंदर जो है सारे नेफ्रॉन इस फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और यूरिन बनाते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि अकेला नेफ्रॉन आपको किस तरह से विजिबल होता है। देखिए ये कुछ बेसिक बात है, एक बार देख लेते हैं। जो अभी अभी ने देखा कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म से वेस्टेज को रिमूव आउट करने के लिए यूज की जाती है। तो हमारी बॉडी के कोई भी टॉक्सिक वेस्टेज को रिमूव आउट करना ही एक्सक्रीशन है, ठीक है। अब बेटा जब ये एक्सक्रीशन होता है तो हर ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म तो आप कह सकते हैं हार्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस, कुछ ओमनिवोरस, तो उनके अंदर वेस्टेज भी अलग अलग फॉर्म में बनता है। तो वेस्टेज के बिहार के ऊपर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग में क्लासिफाई किया गया है। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें वेस्टेज अमोनिया की फॉर्म में सीक्रेट होता है, उसे हम अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेकंड आता है यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेस्टेज यूरिया की फॉर्म में होता है उसे हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स, या मैं कह सकती हूँ ऑल डेवलप ऑर्गेनिज्म। देन हमारा थर्ड आता है यूरिकोटेलिक, इसके अंदर हम कह सकते हैं जिसमें वेस्टेज यूरिक एसिड की फॉर्म में बनता है, उसे हम यूरिको एसिटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वेस्टेज प्रोडक्ट के बिहाफ के ऊपर ऑर्गेनिज्म को 3 में क्लासिफाई किया गया है। जिसके अंदर वेस्टेज अमोनिया बनता है उसको हमने अमोनियोटेलिक कहा है, जिसमें वेस्टेज यूरिया बनता है उसको यूरिकोटेलिक कहा है, और जिसमें वेस्टेज यूरिक एसिड बनता है उसको यूरिक एसिड टेलिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एग्जाम्पल आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे आपसे कह दे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके अंदर वेस्टेज यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में बनता है, तो आप कहेंगे कि मोस्टली बर्ड्स और रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में बनता है। सेकंड आपसे पूछ ले एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में बनता है, तो आप कहेंगे मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे फिशेज के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में बनता है। तो प्रोडक्ट जो होता है वेस्टेज उसके बिहाफ के ऊपर ऑर्गेनिज्म को 3 में क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद देखो बेटा हमने कहा कि हमारे अंदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसको बनाने का काम किडनी करती है। तो किडनी के अंदर एक स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होती है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन आप कह सकते हैं नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और एक अकेला नेफ्रॉन आपको इस तरह से विजिबल होता है। दिस इज द नेफ्रॉन। देखिए कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप अपने घर में लगे हुए प्योरीफाई आरओ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे घर में जो वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं इस तरह से ये नेफ्रॉन की तरह लगे हुए हैं। तो वाटर प्योरीफाई जो होते हैं वो तो आपकी बॉडी में किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? नेफ्रॉन की तरह। और जो वेस्टेज जो पानी फिल्टर होके बाहर आता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यूरिन की तरह। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप हमेशा याद रखें। तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो हमारी किडनी के अंदर वर्क करता है एज ए वाटर प्योरीफायर। जैसे वाटर प्योरीफायर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी बैटरी लगी होती हैं जो नेफ्रॉन की तरह वर्क करती, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में से जब वाटर जाता है तो वाटर जाकर प्योरीफाई होता है और प्योर वाटर जो हमें मिलता है। और जो वेस्टेज होता है आपने देखा होगा ना, आपके वाटर प्योरीफायर के साथ
एक वेस्टेज वाटर निकलने की एक पाइप लगी होती है, तो उस वेस्टेज पाइप को आप यूरिन समझ सकते हैं। इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार हम देखते हैं कि नेफ्रॉन दिखाई कैसे देता है। तो देखिए बेटा, ये एक सिंगल नेफ्रॉन का डायग्राम है जो आपको विजिबल है। दिस इज द नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर जब हमारा ब्लड एंटर करता है, देखिए जैसे दिस इज द किडनी। इस किडनी के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। सबसे आउटर रीजन को हम कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। उसके अंदर वाले रीजन को हम मेडुला बोलते हैं। दिस इज द मेडुला। और सबसे आप कह सकते हैं वो रीजन जो आपके, आप कह सकते हैं जहाँ से एंट्री होती है, हमारे यूरिट्रस से जुड़ा होता है, उसे पेल्विक बोलते हैं। तो जनरली हमारी किडनी के 3 पार्ट्स हमें विजिबल होते हैं। आउटर रीजन कोर्टेक्स, देन मिडल पार्ट को मेडुला बोलते हैं, और जो पार्ट हमारे एक्सेटरी सिस्टम से कनेक्ट होता है उसको पेल्विक बोलते हैं। आपके पेल्विक के पास यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपके कमरे के अंदर गेट होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से आपका ब्लड किडनी में आकर गिरता है, और ये किडनी के अंदर जो ब्लड लेकर आता है इस वेस्टेज को, ये लगभग 180 लीटर पर डे डालता है। अब इतना सारा, तो क्या हम डेली 180 लीटर यूरिन बाहर निकालते हैं? नहीं निकालते। तो सेम ऐसे ही ये 180 लीटर ब्लड यहाँ पर आकर गिरता है। सबसे पहले इसमें फिल्टर होता है, उसके बाद पूरे नेफ्रॉन के अंदर जाता है, और एट लास्ट में कलेक्टिव डक्ट में यूरिन की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन को वाटर प्योरीफाई से कनेक्ट करेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके याद रखें। देन आता है, अब जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनता है तो यूरिन बनता कैसे है, कि किस तरह से हमारा नेफ्रॉन काम करता है। तो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो एक बार हम पीछे चलते हैं। देखिए, तो मेन पार्ट तो बेटा नेफ्रॉन है ही, जिसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट बोल रहे हैं। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन यूनिट तो नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन के जो सबसे नियर बाई पार्ट होता है वो उसको आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे? बोमन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन का सबसे अपर पार्ट बोमन कैप्सूल होता है, और बोमन कैप्सूल के अंदर एक पोर जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसे ग्लोम्युरस कहते हैं। एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो नेफ्रॉन का एक पार्ट तो बोमन कैप्सूल है, और उसी के अंदर ग्लोम्युरस है। सेकंड पार्ट होता है बेटा ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? जो आपने देखा था नेफ्रॉन में, इस तरह से एक पार्ट आपको इस तरह से विजिबल था। दिस इज द बोमन कैप्सूल। उसके बाद यहां से जो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर विजिबल थी उस पार्ट में, दिस इज द ट्यूब्यूल्स। इसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस ट्यूब्यूल्स को या हेनल लूप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है, आप कह सकते हैं कि सबसे पास वाली, जिसको आप क्या बोलते हैं? DCT। देन आती है आपकी हेनल लूप, और हेनल लूप के 2 पार्ट होते हैं। जो अपर से नीचे की तरफ जाता है उसको हम डिसेंडिंग लूप बोलते हैं, और जो नीचे से अपर साइड आता है उसे हम असेंडिंग लूप बोलते हैं। और असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप जो है उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा DCT, जिसको आप कह सकते हैं कि नेफ्रॉन का सबसे दूर वाला पार्ट DCT होता है। और वही DCT आप कह सकते हैं किसके अंदर जाता है? आपके कलेक्टिव डक्ट में। देखिए, आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होगी। देखिए, दिस इज द बोमन कैप्सूल। ये आपका बोमन कैप्सूल है। दिस इज द बोमन कैप्सूल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बोमन कैप्सूल। 1 मिनट। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं बोमन कैप्सूल। क्यों बेटा? तो बिल्कुल ये कैप्सूल की तरह, तो एक कप की तरह ही है। दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं।
इस बोमन कैप्सूल के अंदर एक और यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोम्यूरस। क्या बोलते हैं? ग्लोम्यूरस। तो ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है जिसे ग्लोम्यूरस कहते हैं। इस तरह से दिस इज द सेकंड पार्ट जिसको हमने कहा है ग्लोम्यूरस। सेकंड पार्ट ग्लोम्यूरस। उसके बाद देखिए आपको विजिबल है ये वाला पार्ट जहां से जो बोमन कैप्सूल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है उसे हम बोलते हैं पीसीटी। दिस इज द पीसीटी। इस पीसीटी के बाद जो हेनल लूप है, दिस इज द हेनल लूप जो आपको हेयर पिन लाइक विजिबल है। ये वाला जो पार्ट है ये हेनल लूप है और जो इस तरह से आप कह सकते हैं नीचे की तरफ अंडर डाउन आ रहा है ये वाला, दिस इज द असेंडिंग डिसेंडिंग लूप। इसको हम बोलते बेटा डिसेंडिंग लूप। और देखिए लूप ऑफ हेनल जो है जिसका सबसे टर्न पॉइंट होता है, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है लूप ऑफ हेनल का कौन सा पार्ट ऐसा है जो यू शेप्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे सबसे लोअर पार्ट या सबसे हाईली क्वाइल्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनल। उसके बाद देखिए ये ट्यूब जो है अपर तरफ ग्रो कर रही है, इसको हम बोलते बेटा असेंडिंग लूप या असेंडिंग ट्यूब, एक ही बात है। देन असेंडिंग ट्यूब जब एंड होता है तो ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी। और देन डीसीटी के बाद स्टार्ट होती है हमारी कलेक्टिव डक्ट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट हमने कहा बोमन कैप्सूल है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती, बिल्कुल आपको छलनी की तरह दिखता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो आप कह सकते हैं कि बोमन कैप्सूल के जस्ट पास होता है और जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है। ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क को ग्लोम्यूरस बोलते हैं। तो आप बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोम्यूरस प्रेजेंट है, देन आपका बोमन कैप्सूल से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वेंटेड ट्यूब्यूल्स। या मैं कहूँ कि जो बोमन कैप्सूल के नियरेस्ट पार्ट है उसे पीसीटी कहते हैं। देन पीसीटी के बाद ये ट्यूब जो है वो अंडरग्राउंड जाती है, नीचे की तरफ जाती है और जो हेनल लूप है उस हेनल लूप के उस पार्ट को बोला जाता है बेटा डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ जो जा रही है। और उसके बाद आती है असेंडिंग लूप। जैसे असेंडिंग लूप खत्म होती है या असेंडिंग लूप का एंड होता है तो हमारा स्टार्ट हो जाता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कन्वेंटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब नेफ्रॉन का वह पार्ट जो बोमन कैप्सूल से सबसे दूर है उसे हम डीसीटी बोलते हैं। और डीसीटी जो होती है वो जाकर ओपन हो जाती है आपकी कलेक्टिव डक्ट में और जिसके अंदर आप कह सकते हैं यूरिन होता है। और यही कलेक्टिव डक्ट जुड़ी होती है हमारे किडनी के यूरिटर्स से और यूरिटर्स में होता होता यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचता है और वहां पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका एक नेफ्रॉन होता है। तो दिस इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। हमने देखा उसके कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे अपर पार्ट को हमने कहा बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरी है जिसे हमने ग्लोम्यूरस कहा है। देन ग्लोम्यूरस के अंदर फिल्टर होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो किस में जाता है? हेनल लूप में जाता है। हेनल लूप के भी अलग अलग पार्ट हैं। जो सबसे पास नियर बाई है उसे हम पीसीटी बोलते हैं। देन जो अंडरग्राउंड है उसे डिसेंडिंग लूप बोलते हैं और जो अपवर्ड मूव कर रही है उसे हम असेंडिंग बोलते हैं। और ये दोनों लास्ट में कनेक्ट हो जाती है डीसीटी से और डीसीटी कनेक्ट होती है हमारी कलेक्टिव डक्ट से जिसके अंदर जाकर यूरिन स्टोर होता है और यूरिन उसके थ्रू किस में पहुंच जाता है? हम कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इस तरह से हमारा जो नेफ्रॉन है वो वर्क करता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा हमारे किडनी के सारे नेफ्रॉन को हम जोड़ें तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं लगभग 15 to 16 किलोमीटर। इसलिए ये सारे नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं ताकि अच्छे से उनका अरेंजमेंट हो सके।
इसी बात को हम इस फ्लो चार्ट से देखते हैं कि स्ट्रक्चरल और जो फंक्शन यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या हो गई, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है किस में प्रेजेंट होते हैं, किडनी में। एक बेटा न्यूरॉन और होता है, वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आप ध्यान रखेंगे, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, जबकि न्यूरॉन ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद हमने देखा था कि नेफ्रॉन का सबसे फर्स्ट पार्ट शुरू होता है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिसे हमने ग्लोमेरुलस बोला है। और देन ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है, और इस ट्यूब्यूल्स के अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड डीसीटी। जब ये पार्ट हमारे समझ में आता है तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि ये पार्ट वर्किंग क्या करते हैं, हर पार्ट का रोल क्या है यूरिन फॉर्मेशन में। तो एक बार हम देखते हैं कि किस तरह से नेफ्रॉन का ईच पार्ट टेक पार्ट करता है यूरिन फॉर्मेशन में। तो एक बार आप देखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी कहा नेफ्रॉन स्टार्ट होता है बोमन कैप्सूल से। आपको अगर बोमन कैप्सूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप अपने घर में यूज होने वाली चाय की छलनी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से चाय की छलनी में पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह से दिस इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपकी चाय की छलनी में ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो होती हैं ये बिल्कुल इसमें छोटे छोटे, जैसे हमारी चाय की छलनी में पोर्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होती हैं। जब हमारा 180 लीटर ब्लड आकर इस बोमन कैप्सूल में गिरता है, इस बोमन कैप्सूल में आके हमारा ब्लड गिर गया, जैसे ही ब्लड गिरता है तो छलनी की तरह ये ब्लड फिल्टर हो जाता है और ब्लड के अंदर से ग्लूकोज और जो भी यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो वापस किसके अंदर चले जाते हैं, ग्लोमेरुलस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो नेफ्रॉन में एंटर नहीं कर पाते, और नेफ्रॉन में एंटर नहीं करने की वजह से वो हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं और वेस्टेज मटेरियल जो है यहाँ पर आकर गिरता है। इस वाला जो फिल्ट्रेट होता है तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो 180 लीटर जो ब्लड हमारे नेफ्रॉन में आया था उसका लगभग 75% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 65 to 70% जो है फिल्ट्रेट नीचे आता है, और यही फिल्ट्रेट आगे जाके आप कह सकते हैं एंटर कर जाता है किसके अंदर, आपके लूप ऑफ हैनल में। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले फिल्ट्रेट यहाँ कर गिरा और आने के बाद ये इसमें एंटर कर जाता है। इसके अलग अलग पार्ट में जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, बोमन कैप्सूल में होने वाली इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैम इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं। देखिए बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि ब्लड में एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से चीजें फिल्ट्रेट हो रही हैं, इसलिए उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो बोमन कैप्सूल के अंदर एक प्रोसेस होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें हमारे ब्लड में से वेस्टेज मटेरियल का 65 to 70% चीजें फिल्ट्रेट हो जाती हैं और देन एंटर कर जाता है लूप ऑफ हैनल में। और लूप ऑफ हैनल के अलग अलग पार्ट्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है ताकि हमारी बॉडी के यूजफुल आयंस और अदर जो कंपोनेंट है वो बाहर यूरिन के थ्रू ना निकल पाए, इसलिए लूप ऑफ हैनल में बार बार रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है और एट लास्ट में यूरिन जो है वो कलेक्टिव डक्ट में चली जाती है और कलेक्टिव डक्ट कनेक्ट होती है यूरिटर से। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है कि यूरिन बनता कैसे है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट बनते हैं अगर वो बॉडी के अंदर ही रहेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। उस वेस्टेज प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। तो एक बार देखते हैं किडनी की शेप। कभी कभी यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आपको किडनी इस तरह से विजिबल होती है। दिस इज द ह्यूमन किडनी।
हमारे अंदर 2 किडनी होती है, या मैं कहूँ 1 पेयर किडनी होती है। किडनी का जो आउटर रीजन होता है उसे हम कोर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज द कोर्टेक्स, आपको विजिबल है स्लाइड में, दिस इज द कोर्टेक्स, इसको हम कोर्टेक्स रीजन बोलते हैं। उसके बाद किडनी का इंटरनल पार्ट, या मैं कहूँ मिडल पार्ट, जिसमें बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस वाले पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। दिस इज द मेडुला। तो सबसे आउटर रीजन को कोर्टेक्स, मिडल रीजन को मेडुला, और आप कह सकते हैं वो रीजन जो आप कह सकते हैं हमारे पेल्विक रीजन से जुड़ता है उसको हम पेल्विक बोलते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं हमारी किडनी के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने इसको क्लासिफाई किया है। उसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, हमारे 2 किडनी होती हैं, या मैं कहूँ 1 पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। सेकंड हम कह सकते हैं 2 यूरिटर्स होते हैं, हमारी किडनी से 2 यूरिटर्स निकलते हैं। दिस इज द 1 यूरिटर्स, हम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। दिस इज द 2 यूरिटर्स। ये दोनों यूरिटर्स जाकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इस तरह से मिल जाते हैं। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने कहा कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जहां से यूरिन पास आउट होता है उसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि दिस इज द नॉट ए पार्ट ऑफ किडनी, किन में से कौन सा किडनी का पार्ट नहीं है, तो हम ये सब तो किडनी के पार्ट है, इसके अंदर कोई आ जाए वो नहीं है। देन आता हमारी किडनी दिखती कैसी है, तो देखिए आपकी किडनी हमें बीन शेप्ड की विजिबल है, तो हम कहेंगे ह्यूमन किडनी इज बीन शेप्ड एंड डार्क रेड इन कलर। और कलर में कितनी कैसी होती है? डार्क रेड होती है। ह्यूमन किडनी का वेट जो है मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है। मेल के अंदर किडनी का जो वेट है 150 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में 135 ग्राम होता है पर किडनी। उसके बाद लेंथ की बात करें तो हमारी किडनी की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 से 12 जो है सेंटीमीटर होती है। उसके बाद विड्थ की बात करें, ये वाला जो इसका थिकनेस है ये लगभग आप कह सकते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और उसके बाद जो है थिकनेस का मतलब आप 3D से समझ सकते हैं। इस तरह से ह्यूमन किडनी का ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। तो किडनी जो है इस तरह से विजिबल होती है, और इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। आज हम उसी यूरिन की फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है वो किस तरह से वर्क करती है और हमारी बॉडी में यूरिन बनता रहता है। तो यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है। तो एक बार देखते हैं कि हमारी किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कहा कि सारा का सारा काम नेफ्रॉन में होता है। अब नेफ्रॉन है क्या, आपको ये दिख रहा है इस तरह से। नेफ्रॉन डरने की कोई बात नहीं है। नेफ्रॉन को आप हमारे घर के प्योरीफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। वाटर प्योरीफाई जो होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो वेस्टेज वाटर होता है वो एक अलग पाइप से बाहर निकलता है। इसी तरह से हमारी किडनी जो है वो यूरिन की फॉर्म में वेस्टेज मटेरियल को रिमूव आउट करती है। तो इसी तरह से ये वर्क करता है, और वर्क करता है जो एक बार आप देख लेते हैं किस तरह से किस पार्ट में क्या काम होता है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है उसके सबसे अंदर जो है डर्टी ब्लड एंटर करता है, और ये ब्लड एंटर करता है किसमें? ग्लोम्युरस में। किसके थ्रू करता है? आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, इस तरह से हमारा एक बोमन कैप्सूल होता है। दिस इज द बोमन कैप्सूल। इस तरह से आपको विजिबल होता है। ये एक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक बोमन कैप्सूल है। एक मिनट देखिए, इस तरह से आपको विजिबल होता है बोमन कैप्सूल। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, इसको आप ऐसे देखें। एक मिनट, आप इसको ऐसे देखें। देखो इस तरह से विजिबल होता है कप जैसा बोमन कैप्सूल, ऐसे। दिस इज द बोमन कैप्सूल। तो सबसे पहले जो है आपका डर्टी ब्लड एंटर कर जाता है ग्लोम्युरस में।
क्यों एंटर करता है? क्योंकि रीनियल आर्टरी और रीनियल वेन्स होती हैं, उसके थ्रू ब्लड एंटर करता है और उसके थ्रू ब्लड बाहर आता है। तो रीनियल वर्ड समझते ही आप समझ जाना, रीनियल आर्टरी जो है या रीनियल वेन्स का मतलब किडनी से रिलेटेड है, कि या तो किडनी में ब्लड को डाल रही है या वहां से ब्लड को रिमूव आउट कर रही है। तो रीनियल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है, जैसे पल्मोनरी वर्ड्स लंग्स के लिए यूज करते हैं, ऐसे रीनियल वर्ड को किडनी के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस बोमन कैप्सूल में देखिए, आपको इस तरह से विजिबल है, यहाँ पर देखिए ये जो है दिस इज द रीनियल वेन्स, ये लाकर ब्लड को डालती हैं किसमें? बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल में बेटा पोरस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी चाय की छलनी में होती है। ये पोरस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें से हमारा ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है वो यहाँ पर आ जाता है। दिस इज द पीसीटी, इसको क्या बोलते हैं आप? पीसीटी। तो दूसरा जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो क्या है? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। इसको क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि बोमन कैप्सूल के सबसे नियर बाय यही तो पार्ट है, देखिए सबसे पास वाला पार्ट, दिस इज द पीसीटी। यहाँ तक जो पार्ट है इसको पीसीटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका डर्टी ब्लड बोमन कैप्सूल में गया, छलनी की तरह वहां से फिल्टर हुआ, ग्लूकोज और अमीनो एसिड उसमें से फिल्टर नहीं हो पाते, वो वापस जो है ग्लोमेरुलस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वापस ब्लड को दे दिए जाते हैं। उसके बाद बचने वाला जो फिल्ट्रेट है वो हमारे पीसीटी में एंटर करता है और पीसीटी में लगभग 60 से 65 to 70% जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपका जो वेस्टेज है या मैं कहूँ जो डर्टी ब्लड है वो एंटर करता है लूप ऑफ हैनल में। इसके अंदर देखिए दिस इज द लूप ऑफ हैनल, इस लूप ऑफ हैनल में एंटर करता है और इस लूप ऑफ हैनल को बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो इसको हमने कहा डिसेंडिंग लूप। तो लूप ऑफ हैनल में आता है और आने के बाद इसके अंदर आप कह सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो जाए यूरिन के थ्रू, इसलिए उनका रीएब्जॉर्प्शन इस पार्ट के थ्रू कर लिया जाता है। उसके बाद जो है कुछ अनवांटेड सोल्ट और कुछ एक्सेसिव वाटर जो होता है वो ट्यूब्यूल्स में चला जाता है और वो उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से पूरे के पूरे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वाटर का, मिनरल्स का और आयंस का रीएब्जॉर्ब हो जाता है ताकि हमारी बॉडी से इंपॉर्टेंट आयन यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल जाए। अगर आप सोचो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी के जो यूजफुल प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे तो हमारी बॉडी में आयन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस वजह से रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हैनल के अंदर होता रहता है और इस तरह से लूप ऑफ हैनल में होता होता हमारा जो वेस्टेज है वो डीसीटी में पहुंच जाता है। जो डीसीटी में डर्टी ब्लड जाता है, यहाँ तक आते आते लगभग 80 to 9% फिल्ट्रेट या रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिन बनता है और ये यूरिन हमारी कलेक्टिव डक्ट के अंदर जाता है और कलेक्टिव डक्ट के थ्रू हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है, देन यूरिटर्स में, देन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में और एट लास्ट में यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ग्लोमेरुलस के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि देखिए जब रीनियल आर्टरी और वेन्स लेकर आ रही है तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है और हमारे ब्लड में एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से ही आप कह सकते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर से वो फिल्ट्रेट होता है, इस वजह से उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में होता है रीएब्जॉर्प्शन। ये किस में होता है रीएब्जॉर्प्शन? अभी अभी हमने देखा कि रीएब्जॉर्प्शन 65 to 75 या 70% तो पीसीटी में हो जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हैनल असेंडिंग और डिसेंडिंग में हो जाता है और आता आता डीसीटी तक लगभग 80 to 90% हमारा जो डर्टी ब्लड है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और उसमें केवल क्या क्या चीज बचती है? उसमें केवल बचता है यूरिया, कुछ हार्मफुल कैरेटिनिन, कुछ हार्मफुल आयंस जिसे हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, ये सब आप कह सकते हैं हमारी यूरिन में बसते हैं और ये सारे आते हैं कलेक्टिव डक्ट
के अंदर। तो कलेक्ट इस तरह से हमारे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग रोल होता है, किसी के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, किसी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आपके मन में आएगा, देखो इस तरह से एक लूप ऑफ हैनल है, ये आपको जो रेड कलर में विजिबल है, ये क्या करती है बेटा, हमारे कई बार जब हमारे किडनी के अंदर ब्लड आकर गिरता है तो कई सारे जो है हार्मफुल ऑक्सीडेंट जो होते हैं, जिसको हम टॉक्सिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, कोई एंटीबायोटिक हो सकती हैं, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट नहीं होती हैं। जब वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं होती हैं, उस केस में लूप ऑफ हैनल का जो पार्ट है, जो नेटवर्क है, वो क्या करता है, उस वेस्टेज चीज को ब्लड से रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और रीएब्जॉर्ब करने के बाद वो यूरिन के अंदर चली जाती है ताकि बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव आउट हो जाए, जिसको हम सीक्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्रेशन। तो सीक्रेशन किसके अंदर भी होता है, आप कह सकते हैं इस वाला जो लूप वाला पार्ट है, इसके अंदर सीक्रेशन होता है। सीक्रेशन जस्ट रीएब्जॉर्प्शन से अपोजिट होता है, और इस तरह से लास्ट में यूरिन बनता है कलेक्टिव डक्ट में। दिस इज द यूरिन फॉर्मेशन। एक बार हम दोबारा से इसको देखते हैं जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारा डर्टी ब्लड जो है बोमन कैप्सूल में आता है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, देन पीसीटी के अंदर आता है, लगभग 65 to 70% पीसीटी में क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। जो बचता है उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और ये फिल्ट्रेट फिर एंटर करता है लूप ऑफ हैनल में, लूप ऑफ हैनल से डीसीटी में जाता है, और डीसीटी तक जाते जाते डर्टी ब्लड का 80 to 90% रीएब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद जो है कलेक्टिव डक्ट में जाता है। इसमें जाने से पहले, या मैं कहूँ यूरिन बनने से पहले, एक और प्रोसेस होती है जो ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है, जिसको हम सीक्रेशन बोलते हैं। ये जस्ट रीएब्जॉर्प्शन से अपोजिट होती है। अब तक तो हमने क्या देखा था कि जो वेस्टेज था कोई भी, या जो यूजफुल प्रोडक्ट था, उसको लूप ऑफ हैनल रीएब्जॉर्ब कर रही थी ताकि वो यूरिन में ना चला जाए। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, कई बार कुछ टॉक्सिन पदार्थ हमारी बॉडी में चले जाते हैं, या तो एंटीबायोटिक के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू। उन सब का बॉडी से रिमूव आउट होना भी जरूरी होता है। वो जो रिमूव आउट होते हैं वो होते हैं सीक्रेशन के थ्रू। तो इस तरह से हमारा यूरिन बनता है, और ये पूरी की पूरी जो फंक्शन होता है या जो वर्किंग होती है वो किसके अंदर होती है, नेफ्रॉन में होती है। उसके बाद आता है कि यूरिन में एक्चुअली बचता क्या क्या है, यूरिन में होता क्या है, कितना उसका पीएच होता है, कौन से उसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए यूरिन के अंदर कुछ सोल्ट होता है, यूरिन में कुछ नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिया होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं लगभग 2% यूरिया, 95% वाटर, और एक कैरेटिनिन प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं यूरिन जो है वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद कुछ फॉस्फोरस और पोटेशियम भी होते हैं, और इसकी पीएच 6 से 6.4 होती है। यूरिन के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट भी होती है जिसे हम यूरोक्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूरोक्रोमेटिन। अब ये कहाँ से आता है, आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी का जो वेस्टेज है वो हार्मफुल अमोनिया में बनता है। उस अमोनिया ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए हमारा लीवर जब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा होता है तो हमारे लीवर के अंदर कुछ बाइल जूस भी होते हैं, तो वो इसके अंदर पिगमेंट डाल देते हैं। इसलिए यूरोक्रोमेटिन जो है वो पिगमेंट होता है जो यूरिन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा यूरिन पेल येलो कलर का होता है। तो आपसे कोई पूछे कि यूरिन जो है वो पेल येलो कलर का होता है क्यों, तो आप कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोमेटिन। यूरोक्रोमेटिन के कारण ऐसा होता है। यूरिन की पीएच कितनी होती है, तो यूरिन स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीएच का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन को पीएच बोलते हैं। तो हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है और OH आयन की कंसंट्रेशन कम है, और जिसमें H+ आयन ज़्यादा है उसकी पीएच लेस देन 7 होती है। तो हमारा यूरिन जो है उसकी पीएच कितनी है, 6 से 6.4 है। तो हम कहेंगे स्लाइटली एसिडिक नेचर का ह्यूमन यूरिन होता है। उसके बाद आता है कि आपका पूरा का पूरा ब्लड जो किडनी में जा रहा था इस तरह से, तो ये लगभग बेटा एक दिन में 180 लीटर ब्लड किडनी के अंदर सर्कुलेट करता है।
तो आप सोचो एक दिन में 180 लीटर, तो मतलब आप कह सकते बड़े बड़े टैंक भर सकते हैं हम। क्या इतना यूरिन हम बाहर निकालते हैं? नहीं निकालते। तो इस सारा का सारा यूरिन बार बार नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट होता रहता है, रीएब्जॉर्ब होता रहता है, ताकि केवल वेस्टेज प्रोडक्ट है वही रिमूव आउट हो। और एट लास्ट में ये 180 लीटर जो पर डे हमारी बॉडी में जो होता है यूरिन, वो एट लास्ट में कलेक्टिव डक्ट में पहुंचता पहुंचता 2 से 3 लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सारा फिल्ट्रेट और रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू? नेफ्रॉन के थ्रू। इस तरह से आप कह सकते यूरिन बनता है। जो यूरिन फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन में बनती है। नहीं तो आप सोचो इतना सारा यूरिन जो है 180 लीटर पर डे हम यूरिन बाहर निकालते बॉडी में, तो हमारी बॉडी में तो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती। इसलिए कई बार आप याद करें, जब कभी आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपको बहुत तेज वॉशरूम आता है, आप 2-4 मिनट के लिए तो वॉशरूम जाने के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? और कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको जो है आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है तो आपको 3-4 घंटे में वॉशरूम जाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी किडनी जो है वो किस तरह से वर्किंग करती हैं और हमारे वेस्टेज को फिल्टर करती रहती हैं। अगर आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या है? या तो हमारी किडनी के नेफ्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, या हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर स्टोर प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं हम ज़्यादा टाइम तक जो है वॉशरूम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जाना चाहिए ताकि हमारी किडनी, इसका मतलब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपकी किडनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आप यूरिन के लिए नहीं जाते हैं। उसके बाद बेटा कभी कभी फैक्चुअल चीज पूछ ली जाती है कि 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे जो है हमारी किडनी बनाती है, और मैंने कहा था लगभग 180 लीटर पर डे जो था वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है 1.5 से 2.5 लीटर के अंदर। इस तरह से इतना यूरिन हम बनाते हैं। उसके बाद आता बेटा, कई बार अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करे तो हमारी बॉडी में कुछ बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसको हम एक्सीरेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए जो एक्सीरेशन डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे या तो आप कह सकते हैं किडनी का नेफ्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं करता, और जब नेफ्रॉन प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो हमारे किडनी में कीटोन और फ्लोरिन, जो आप कह सकते हैं फ्लोरीन, ग्लूकोज जो सब है, ये बॉडी जो है यूरिन के साथ बाहर आने लग जाती है। जब ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस कब होता है? कि जब हमारी किडनी में यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज का भी सीक्रेशन होने लग जाता है, तो हम उसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो ये आप कह सकते हैं इसका मतलब आपकी जो किडनी है उसमें प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही है। देन आते हैं, देखिए स्टूडेंट, अभी अभी मैंने कहा कि हमारा एक्सेलेटरी सिस्टम जुड़ा होता है, तो ये सारा काम जो है, जो वर्किंग है यूरिन फॉर्मेशन की, वो किसके अंदर हो रही है? वो किडनी में हो रही है। दिस इज द यूरिन फॉर्मेशन, और ये यूरिन फॉर्मेशन इस किडनी में हो रहा है। अभी हमने देख लिया किस तरह से 180 लीटर जो है वो किस कन्वर्ट हो रहा है 1.5 से 2.5 लीटर के अंदर। अब ये सारा का सारा जो यूरिन है ये इस यूरिटर्स में आता है, और यूरिटर्स इस यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में लाकर डाल देती है। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में हमारे यूरिटर्स वेस्टेज जो यूरिया होता है, ये यूरिन होता है, उसको लाकर पुट करते हैं। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिथ्रा के थ्रू हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, उसमें स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। अब आप कहेंगे मैम मसल्स क्या होती हैं? देखिए बेटा, हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती है, बहुत सारे मसल्स होते हैं। बोन आपको पता है 206 बोन होती हैं, चाइल्ड में इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है 280 या 300। ऐसे हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी मसल्स होती हैं, और जनरली जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती हैं, तो आप कहेंगे 300
61 हमारे अंदर मसल्स होती हैं और ये मसल्स एक जैसी नहीं होती, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कोई वोलेंट्री मसल्स होती हैं, कोई इनवोलेंट्री मसल्स होती है, कोई कार्डिक मसल्स होती हैं। इनवोलेंट्री मसल्स को स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, जबकि वोलेंट्री मसल्स को आप कह सकते हैं स्ट्रेट मसल्स बोलते हैं। और एक हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल्स। कभी जब मसल्स का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम याद रखेंगे कि मसल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स का मतलब होता है इनवोलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें यूरिन जो है वो बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये स्पिंचर मसल्स का बना होता है और जिसके अंदर स्पेशल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, और उस वजह से हम यूरिन को यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये जो मसल्स होती हैं इनके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो सभी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे मसल्स एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनी है। ऐसे इस मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और हम यूरिन के थ्रू यूरिन जो है उसको पास आउट कर देते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए उनको जो यूरिन रिमूव आउट करने के प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर ये कंट्रोल होता है। इस तरह से यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। उसके बाद कुछ फैक्चुअल चीज और दे रखी है। देखिए बेटा, मैंने कहा कि हमारे अंदर जो हमारे सिलेबस में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके साथ साथ कभी कभी अदर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपसे पूछ लेता है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी में उसे ध्यान रखना है क्या क्या है। तो देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए उनके अंदर वेस्टेज को रिमूव आउट करना उनमें भी जरूरी है, क्योंकि वेस्टेज एक टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। तो चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में हो चाहे कॉम्प्लेक्स में, सबसे रिमूव आउट करना जरूरी होता है। इसलिए आपसे पूछे कि अमीबा के अंदर वेस्टेज प्रोडक्ट का रिमूव आउट किस ऑर्गन के थ्रू होता है, तो आप कहेंगे जो ऑर्गन के थ्रू होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल क्या है बेटा? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है वैक्यूल। इसके अंदर वेस्टेज पदार्थ जो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाहर निकल जाते हैं। तो अमीबा के अंदर वेस्टेज जो है वो किसके थ्रू होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। उसके बाद आता है अर्थवोम। आप सबने देखा होगा अर्थवोम इस तरह से विजिबल होता है ना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हमारी जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके अंदर जो है किस तरह, उसमें भी किडनी तो होती नहीं, लेकिन किडनी बनने से पहले इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। तो आपसे पूछे कि अर्थवोम के अंदर वेस्टेज चीजों का रिमूव आउट किसके थ्रू होता है, तो आप कहेंगे नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एक स्ट्रक्चर है, या मैं यूं कह सकती हूँ बेटा, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग में नहीं बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम भी पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बने, सेम ऐसा ही नेफ्रॉन बनने से पहले उसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनी। धीरे धीरे नेफ्रिडिया जो है वो नेफ्रॉन में कन्वर्ट होते चले गए। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये नेफ्रॉन की तरह वेल डेवलप नहीं होती, इसे हम नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अर्थवॉर्म के अंदर वेस्टेज जो है किसके थ्रू बाहर निकलते हैं, तो आप कहेंगे नेफ्रिडिया के थ्रू बाहर निकलते हैं। वुमन में हमने बात ही कर ली कि हमारे अंदर तो एक्सेटरी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इस नेफ्रॉन के थ्रू ही हमारी बॉडी में यूरिन बनता है और वेस्टेज नाइट्रोजन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। अब बात आती है कि हमारे बॉडी में किडनी होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और कुछ नहीं होता। देखिए बेटा, आपसे पूछे मेन प्राइमरी यूनिट, तो आप कहेंगे किडनी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से क्वेश्चन आया एक बार, आपसे पूछा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको स्किन, सेकंड ऑप्शन आपको मिला लंग्स, थर्ड ऑप्शन आपको मिला किडनी, और फोर्थ ऑप्शन दिया ऑल। तो इस केस में आपका आंसर होगा ऑल। लेकिन वैसे आपसे पूछे ऑल ऑप्शन नहीं होता, उस केस में हम आंसर देते किडनी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किडनी जो होती है वो हमारा मेन एक्सेटरी ऑर्गन होती है, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो है वर्क करती है। देन आता है
अब बेटा किसी किसी ऑर्गेनिज्म या किसी किसी ह्यूमन बॉडी जो है उनकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती। अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाएंगे। उन हार्मफुल प्रोडक्ट अगर हम बॉडी से नहीं निकालेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी या बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस हार्मफुल प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा लें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई आपको किडनी दे दे। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं जब किसी भी आदमी की किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी फेलियर में आप दो मोस्टली जो है प्रोसीजर का यूज किया जाता है। सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो हम कह सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब आप कहेंगे मैम किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? देखिए बेटा, किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है हम एक किडनी से भी सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे अंदर 2 किडनी प्रेजेंट होती है, एक किडनी हम किसी को डोनेट कर दें तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए किसी से किडनी लेकर बॉडी में सर्जरिकल मेथड से ऐड करना ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें पता होना चाहिए भाई कोई आदमी एग्री तो हो हमें किडनी डोनेट करने के लिए। उसके बाद कई बार बेटा ये होता है सभी की किडनी हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर जो है हमें इम्यून सुप्रेस एंटीबॉडी देते हैं। ये क्या करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को सुप्रेस कर देती है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हो जाए और इन्फेक्शन को कोज नहीं करे। तो दिस इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इजी है, पहला मेथड तो ये है भाई इजीली अगर हमें किसी से मिले तो हम कहें भाई आप मेरे को किडनी की जरूरत है, कोई डोनेट करता है तो अच्छी बात है, आप सर्जिकल मेथड से किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बार बार डायलिसिस करवाने से अच्छा है, बार बार ब्लड को फिल्टर करने से अच्छा एक परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन उसके लिए बस ये है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और हमें कोई भी एक ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो अपनी किडनी को डोनेट कर पाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहला मेथड तो ये होता है अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है तो पहला तो आप किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है, जबकि एक नॉर्मल सर्जिकल मेथड है, इजी मेथड है और हम कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग होता है। इससे आप व्यक्ति की लाइफ स्पेन को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि टॉक्सिक रिमूव आउट हो जाए। दूसरा मेथड होता है बेटा डायलाइसिस मेथड। ये क्या होता है, एक्चुअली हॉस्पिटल्स में डायलाइसिस एज ए नेफ्रॉन की तरह बिहेव करता है। जैसे आपकी किडनी का जब नेफ्रॉन काम करना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसके ब्लड को एक डायलाइसिस मशीन के अंदर डालते हैं। जो डायलाइसिस मशीन होती है उसमें भी इस तरह से ट्यूब लगी होती है जो नेफ्रॉन के अंदर होती है। ये सेम नेफ्रॉन की तरह ही वर्क करती है और हमारे ब्लड को प्योर कर देती है, ब्लड में से वेस्टेज को रिमूव आउट कर देती है। उस वेस्टेज का रिमूव आउट हो जाने के बाद हम पेशेंट को ब्लड वापस चढ़ा देते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर वीक में 2 टाइम्स या आप कह सकते हैं 10 दिन में 20 दिन में बार बार करवाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मतलब अच्छा इसका वो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक किडनी किसी की नहीं मिले तो उससे अच्छा हम डायलिसिस करवाएं। तो किडनी फेल होने पर दूसरा तरीका होता है डायलिसिस। एक बार देखते हैं कैसे होता है डायलिसिस। आप कहेंगे डायलिसिस इज ए प्रोसेस टू क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेट द वेस्टेज इज कॉल्ड डायलिसिस। कि किसी भी व्यक्ति के ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्टेज को रिमूव आउट करने की प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। तो दिस इज द डायलिसिस। जब आप डायलिसिस करवाते हैं तो इस तरह से एक मशीन होती है जिसे हम डायलाइजर मशीन बोलते हैं बेटा। इस मशीन के अंदर जिस तरह से आपके नेफ्रॉन में ट्यूब होती है इस तरह से भी इसमें ट्यूब लगी होती है। ये पूरी जो ट्यूब होती है ये सेल फोन की बनी होती है, सेलुलोज होता है ये, उसकी बनी होती है और ये सिलेक्टिव परमेबल होती है। उसके बाद इस मशीन के अंदर हम डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं। इस सॉल्यूशन के डालने की वजह से डिफ्यूजन और ओस्मोसिस होता रहता है जिसकी वजह से वेस्टेज मटेरियल बाहर निकलते रहते हैं और जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन होता रहता है और फिल्ट्रेशन होने के बाद उस ब्लड को हम दोबारा पेशेंट के अंदर चढ़ा देते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं बार बार ये प्रोसेस की जाती है।
1 वीक में, 10 डे में, या आप कह सकते हैं 15 डे में, ताकि हमारे ब्लड के टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव आउट किया जा सके। इसे हम डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करवा सकते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। किसी को जाओ भाई मुझे किडनी की जरूरत है, हो सकता है कोई मान जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं बाई सर्जिकल मेथड से। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, भाई कोई किडनी नहीं देता तो अब क्या करें, तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर क्या करता है, हमारे देखो इस तरह से इसने क्या किया, इम्प्योर जो ब्लड है उसको निकाला, उसके बाद ये ब्लड प्रेशर होता है ताकि ब्लड को पंप करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी से ब्लड इजीली से निकल आए। उसके बाद इस ब्लड को हम किस में डाल देते हैं, डायलाइजिंग मशीन में। उस मशीन के अंदर पहले से नेफ्रॉन जैसी सारी सुटेबल कंडीशन होती हैं, ये हमारे ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव आउट कर देता है, और जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, और उस ब्लड को वापस हम उस ह्यूमन बॉडी जो है या ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर डाल देते हैं। ये प्रोसेस हमें बार बार करवानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सजेशन। आप 1 वीक में, 10 डे में, 50 डे में, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है या प्रॉब्लम कैसी है। तो अगर किडनी फेल हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी डायलाइसिस। उसके बाद जो आज हमने पढ़ा उससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आए और हमने जो पढ़ा है उसको हम सीख पाए कि हमने क्या क्या लर्निंग किया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता। अभी अभी आपने देखा ना, जब हम डायलिसिस कर रहे थे तो हमने क्या लगाया हुआ था, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था जो ब्लड को मेजर कर रहा था। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते बेटा स्पाइगोमेनोमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे स्पाइगोमेनोमीटर। और आप मुझे बता सकते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो देखिए कि हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। और इस रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। इससे कोई भी ज्यादा वैल्यू है तो हाइपरटेंशन, और इससे कम वैल्यू है तो हाइपोटेंशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड। आपसे पूछा है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है उस वेस्टेज पदार्थ को बनाने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है। तो आप याद करें किडनी के अंदर कौन सी यूनिट पार्टिसिपेट करती है जो यूरिन बनाती है। तो आप क्या कहेंगे, क्या होता है, नेफ्रॉन। अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। जबकि न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन तो ब्रेन की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है। मैं कहूँ हमारे नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है, किडनी की नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया हमने बात की थी, किस में होते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर होते हैं, जो किडनी की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रॉन इज राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, the substance which is not reabsorbed in the blood capillary surrounding the tubule of the nephron। बेटा क्वेश्चन ये पूछा है कि हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले ब्लड आपको पता है बोमन कैप्सूल में जाता है, बोमन कैप्सूल के बाद लूप ऑफ हेनल में जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब रीएब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरी के अंदर, ब्लड कैपिलरी किस में है, ग्लोमेरुलस में रीएब्जॉर्प्शन होता है ट्यूबुल्स के अंदर, तो किसका रीएब्जॉर्प्शन आप कह सकते हैं नहीं होता, तो किसका नहीं होता, यूरिया का नहीं होता। भाई यूरिया तो हमें बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है, उसी का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वेस्टेज को कैसे बाहर निकालेंगे। तो आपने देखा था कि बोमन कैप्सूल में तो ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड का होता है, और लूप ऑफ हेनल में वाटर और आयंस का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूरिया के अंदर, आप यूरिया जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। देखिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय यूजिंग ए किडनी मशीन इज नोन एज। कह रहा है
किसी व्यक्ति के ब्लड को क्लीन करना है तो एक मशीन का यूज करना है तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो देखिए कीटोलाइसिस बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीटोन जो है उसके लिए किया जाता है, केमिस्ट्री में यूज होता है। हाइड्रोलाइसिस वाटर के लिए यूज होता है। देन आता है फोटोलाइसिस, ये प्लांट्स के अंदर यूज होता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो सही आंसर है डायलाइसिस। तो हमने देखा इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायलाइसिस। हमने पढ़ा था ना, अगर किडनी खराब हो जाए तो दो मेथड आप यूज कर सकते हैं, वन इज द किडनी ट्रांसप्लांट और सेकंड इज डायलाइसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायलाइसिस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द अर्थवॉर्म। देखो पूछा है, हमने बात की थी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन अलग अलग ऑर्गन से होता है। जैसे हमारे अंदर किडनी से होता है, स्किन से भी होता है, लंग्स से भी होता है, जबकि मेन हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट किडनी होती है। लेकिन आपसे पूछा है कि अर्थवॉर्म की मेन एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है। तो देखिए बेटा, अभी अभी हमने देखा था कि अर्थवॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रिडिया के थ्रू क्या होता है, उनमें एक्सक्रीशन होता है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, नेफ्रिडिया। नेफ्रॉन हमने कहा हमारे अंदर होते हैं। यूरिटर्स आप कह सकते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है। तो रेफाइड्स क्या होते हैं, ये बेटा प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरह से हमने एक बेसिक आइडिया मिला। ये आज हमने जो पढ़ा उसका पूरा एक रिकैप करते हैं। इस पूरी जो क्लास है इसमें ये पढ़ा हमने कि हमारे पूरी किडनी जो होती है वो कैसे वर्किंग करती हैं और वर्किंग करने के बाद किस तरह से वो यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। तो यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो नेफ्रॉन में होती है, बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट होता है, देन लूप ऑफ हैनल में रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपका कलेक्टिव डक्ट में यूरिन बनता है। तो ये सारी बात जो हमने देखी है कि बोमन कैप्सूल है, दिस इज द बोमन कैप्सूल, कि बोमन कैप्सूल के अंदर जो है रीनियल जो है वो होती हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और जिसे हम कैपिलरी को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फंक्शन क्या करती है, ये ब्लड को फिल्टर करती हैं और ब्लड के अंदर से लार्ज मॉलिक्यूल को पास ऑन कर देती हैं ताकि हमारे यूरिन के थ्रू अमीनो एसिड, ग्लूकोज ये बाहर नहीं निकल पाए, नहीं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके बाद ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है। ट्यूब्यूल्स हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क होता है किसका, पीसीटी का। देन आप कह सकते हैं हैनल लूप होती है। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये किसके पार्ट होते हैं, हैनल लूप के। और हैनल लूप में एक ही काम होता है बेटा, क्या, रीएब्जॉर्प्शन। और इस तरह से हमने देखा यूरिन बनता है। बोमन कैप्सूल में क्या काम होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और इस तरह से यूरिन बनता है। तो मैकेनिज्म ऑफ आप कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक बार आराम से देखिए, आपको क्लियरिटी आएगी। मिलते हैं हम नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए, कंटिन्यू। थैंक यू।